नगर का बाजार अपनी चहल पहल से गुलजार था। कहीं कोई कीमती कपड़े बेच रहा था तो कहीं कोई सुनार अपनी दुकान सजा रहा था। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ एक आदमी पूरे शानो शौकत के साथ चला आ रहा था। उसका नाम था वीरेश। वह कुंदन नगर का सबसे अमीर और रुतबेदार व्यापारी था। वीरेश के हाथ में एक सोने की अंगूठी थी जिसमें बीचों बीच एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, जिसकी चमक आंखों को चौंधियां देती थी। उसके साथ दो नौकर थे जो उसके पीछे पीछे उसी ऐंठ के साथ चल रहे थे। वह हर दुकान के सामने रुकता मगर कुछ खरीदता नहीं। दुकानदारों को ऊपर से नीचे तक देखता मानो वह उन्हें किसी लायक नहीं समझता। उसे अपने धन का घमंड था। उसे लगता था कि वह चाहे तो पूरा बाजार खरीद सकता है। तभी उसकी नजर बाजार के एक कोने में बैठे एक बूढ़े बड़ी पर पड़ी। वह लकड़ी के पुराने बर्तन और खिलौने बेच रहा था। उसके पास ग्राहक तो दूर कोई झांकने तक नहीं आ रहा था। वीरेश हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा और व्यंग से बोला, इन जैसे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे, फिर भी गरीब ही रहेंगे। शायद किस्मत भी इन पर हंसती होगी। बूढ़े ने सिर उठाया और गहरी आंखों से वीरेश की ओर देखा। उनमें वर्षों का अनुभव झलक रहा था। वह शांत स्वर में बोला, बेटा, किस्मत एक पल में बदल सकती है। आज तेरा समय है, कल किसी और का होगा। घमंड की दीवारें ऊंची जरूर होती हैं, मगर जब गिरती हैं तो आदमी को पाताल तक ले जाती है। वीरेश ठहाका मारकर हंसा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना कहा, यह तो समय ही बताएगा। वीरेश सिर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। उसे क्या मालूम था कि किस्मत अब पलटने वाली है। उसका घमंड उसे कहां ले जाएगा, यह कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बाजार फिर से जगमगा उठा। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, मजदूर बोरियों में सामान ढो रहे थे और ग्राहक खरीदारी में लगे थे। चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन वीरेश की हवेली के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके नौकर हवेली के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह जो रोज सुबह सबसे पहले उठ जाता था, आज अभी तक बिस्तर में पड़ा था। एक नौकर ने हिम्मत करके उसे जगाया। वीरेश एक झटके में उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, शरीर कांप रहा था। उसने एक भयानक सपना देखा था। सपने में वह खुद को उसी बाजार में खड़ा देखता है, लेकिन उसके कपड़े मैले हैं, चेहरा धूल से सना हुआ है और लोग उससे मुंह मोड़ कर जा रहे हैं। जब वह दुकानदारों से बात करता है तो वे उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तुम कौन हो? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। वह भागकर अपनी हवेली की ओर लौटता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। सपने से जागकर भी उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लग रहा था मानो कोई अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। वह फौरन तैयार होकर बाजार पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। अब कुंदन नगर की हवा में कुछ बदल चुका था। किस्मत की चाल शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग बाजार के बीचों बीच खड़े थे। पेड़ों के नीचे हलचल सी मची थी। वीरेश ने पास खड़े एक व्यापारी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें नहीं पता? सम्राट ने कल रात एक नया कानून लागू किया है। सम्राट के मंत्री ने ऐलान किया है कि जो भी व्यापारी नाजायज मुनाफा कमाता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह सुनते ही वीरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी दौलत का ज्यादातर हिस्सा मुनाफाखोरी और जमाखोरी से ही इकट्ठा किया गया था।
अगर सम्राट के सिपाही उसके गोदाम पर छापा मारते तो उसका सब कुछ चला जाता। उसने घबराहट में खुद को संभाला और फौरन अपने नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, तुरंत गोदाम में जाकर सारा कीमती सामान कहीं और छुपा दो। इसी बीच सम्राट के सिपाहियों का एक दस्ता बाजार में दाखिल हुआ। लोग घबराकर उनके रास्ते से हटने लगे। सिपाहियों के बीच में एक आदमी खड़ा था, सम्राट का मंत्री। मंत्री ने एक कागज निकाला और ऊंची आवाज में ऐलान किया, कुंदन नगर के व्यापारी वीरेश पर जमाखोरी, मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। सम्राट के आदेशानुसार उसकी सारी संपत्ति और कारोबार जब्त किए जाते हैं। यह सुनते ही वीरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा, लेकिन कल तक जो लोग उसके सामने सिर झुकाते थे, आज उससे नजरें चुरा रहे थे। कोई उसके पक्ष में कुछ नहीं बोला, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी उसकी नजर बाजार के कोने में बैठे उसी बूढ़े बड़ी पर पड़ी जो कल उसे समझा रहा था। बूढ़े ने एक नजर वीरेश पर डाली और शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, घमंड की दीवार चाहे जितनी ऊंची हो, जब गिरती है तो इंसान को पाताल में ले जाती है। अब वीरेश के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सिपाही उसे पकड़कर सम्राट के दरबार में ले गए। दरबार भरा हुआ था। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ व्यापारी, आम नागरिक और वे लोग भी मौजूद थे जो कल तक वीरेश की चापलूसी किया करते थे। लेकिन आज उनकी आंखों में डर, नफरत और नफरत में लिपटी चुप्पी थी। हमदर्दी का कहीं नामो निशान नहीं था। वीरेश के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? कल तक मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और आज एक अपराधी की तरह यहाँ खड़ा हूँ। सम्राट ने मंत्री की ओर देखा और पूछा, मंत्री, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आदमी मुनाफाखोरी और जमाखोरी में लिप्त है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, मैं महाराज, हमारे गुप्तचरों की रिपोर्ट के अनुसार वीरेश ने अनाज और जरूरी वस्तुएं बड़ी मात्रा में छुपाकर रखी थी, ताकि जब बाजार में कमी हो तब वह उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा सके। जब हमने इसके गोदाम पर छापा मारा तो वहां सैकड़ों बोरियां अनाज की मिली, जबकि बाजार में लोग भूख से मर रहे हैं। यह सुनते ही दरबार में एक शोर मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ महीने पहले कुंदन नगर में सूखा पड़ा था। लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरस रहे थे। अब सबकी समझ में आने लगा कि उनकी इस हालत के पीछे वीरेश जैसे लालची लोग थे। वीरेश यह सब सुनकर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। परंतु उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वह डर, शर्म और पछतावे के बीच झूल रहा था। मैंने तो हमेशा मेहनत से ही दौलत कमाई है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वीरेश की आवाज थरथरा रही थी, पर उसका चेहरा अब भी अपने बचाव की उम्मीद में था। सम्राट ने उसकी बात सुनी, फिर अपनी दृष्टि दरबार में मौजूद व्यापारियों की ओर घुमाई और गंभीर स्वर में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वीरेश के पक्ष में गवाही दे सके? वीरेश ने तेजी से दरबार में नजर दौड़ाई। कल तक जो लोग उसके दोस्त कहलाने में गर्व महसूस करते थे, आज सबकी निगाहें झुकी हुई थी। कोई भी आगे नहीं आया, ना कोई मित्र, ना कोई सहायक, सब खामोश, जैसे मानो उन्होंने वीरेश को कभी जाना ही ना हो। सम्राट ने अपने सिपाहियों की ओर देखा और आदेश दिया, वीरेश की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनते ही वीरेश की रगों में खून जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चीख पड़ा, नहीं महाराज, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए।
मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं लोगों को अनाज मुफ्त में बांट दूंगा। लेकिन सम्राट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए दरबार से बाहर ले जाने लगे। वह छूटने की कोशिश करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे ही उसे दरबार के बाहर लाया गया, उसकी नजर फिर से उस बूढ़े बढ़ाई पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ा था। बूढ़े के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। वह बस धीरे से बोला, घमंड की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। वीरेश, अब तुम्हारी बारी थी और वक्त ने अपना काम कर दिया। यह शब्द सुनकर वीरेश के पैरों तले जमीन और भी खिसक गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। 2 सिपाहियों ने उसे नगर के मुख्य द्वार तक ले जाकर बाहर छोड़ दिया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, वीरेश ने पलटकर शहर की ओर देखा। वही शहर जहां वह कभी सबसे बड़ा व्यापारी था, जहां उसकी इज्जत थी, दौलत थी और लोग उसके इशारों पर चलते थे। मगर आज वही शहर उसे दुत्कार रहा था। उसने थकी नजरों से अपने कपड़ों की ओर देखा जो कभी रेशमी शान की पहचान थे, अब धूल और मिट्टी से सने हुए थे। सिपाहियों ने उसकी अंगूठी तक छीन ली थी। उसने पहली बार अपने आप को असहाय और नग्न महसूस किया, केवल अहंकार के नीचे दबा एक टूटा हुआ इंसान। वीरेश सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं? कुंदन नगर से बाहर का सफर आसान नहीं होगा। मुझे कहीं आश्रय मिलेगा या नहीं? कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? कुछ नहीं पता। वह बिना रुके चलता रहा। घंटों बीत गए। सूरज अब ढलने लगा था। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कुंदन नगर की सीमाओं के पास उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। वह गांव की ओर बढ़ा। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। वह लपक कर आगे बढ़ा, पानी निकाला और प्यास बुझाई। हर एक घूंट मानो उसके शरीर में जान फूंक रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कुएं के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी, उसका दिल एक बार फिर धक से रह गया। वह सब लोग लकड़ी के बर्तन और खिलौने बना रहे थे। उनमें से एक था वही बूढ़ा बड़ी। बूढ़े ने वीरेश को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। जैसे वह जानता था कि एक दिन यह समय आना ही था, तो किस्मत ही तुम्हें यहाँ ले आई। वीरेश, बूढ़े ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। वीरेश ने कुछ नहीं कहा। कल तक जिसे वह एक मामूली बढ़ी समझता था, आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था। जबकि खुद वीरेश, जिसने कभी शाही ठाट में जीवन जिया था, अब एक टूटा, असहाय और साधारण इंसान बन चुका था। मुझे काम चाहिए, वीरेश ने धीमे और शर्मिंदगी की भरे लहजे में कहा। मैं भूखा हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। बूढ़े ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसके पास आकर बोला, दौलत के नशे में इंसान अक्सर भूल जाता है कि असली संपत्ति हाथ का हुनर होता है। अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारे घमंड का असली इम्तिहान होगा। वीरेश ने तुरंत कहा, मैं करने को तैयार हूं। बूढ़े ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, पहले इसे तराशना सीखो। यही तय करेगा कि तुम काम के लायक हो या नहीं। वीरेश ने कांपते हुए हाथों से वह लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। वह आदमी जो कल तक रेशमी वस्त्रों में बैठा व्यापार चलाता था, आज एक मामूली मजदूर की तरह कुछ नया सीखने की राह पर था। क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह सचमुच बदल पाएगा? रात अब गहराने लगी थी। गांव के घरों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे, पर वीरेश की रात भारी और कठिन थी।
वह एक लकड़ी के तख्त पर बैठा था, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कुछ औजार। उसके सामने एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था जिसे वह तराशने की कोशिश कर रहा था। नजदीक ही वह बूढ़ा बड़ी चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। वीरेश के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का काम नहीं किया था। कुछ ही मिनटों में वह झल्ला कर खड़ा हो गया। उसने चाकू जमीन पर फेंका और चीखा, यह बहुत मुश्किल है। मैं यह नहीं कर सकता। मैं एक व्यापारी था। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ दिख रही थी। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हाथ मेहनत के आदी नहीं है, पर तुम्हारा घमंड अब भी जिंदा है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो सब्र रखो और सीखो। वीरेश ने गहरी सांस ली, चुपचाप वापस बैठा और फिर से लकड़ी तराशने लगा। अब वह जान चुका था पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला। वह सुबह सवेरे उठता, लकड़ी तराशता, कभी ठीक करता, कभी गलती कर बैठता, पर हार नहीं मानता। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके हाथों ने हुनर पकड़ना शुरू किया। एक महीने बाद अब वह लकड़ी के सुंदर खिलौने और बर्तन बनाने में निपुण हो चुका था। हर सुबह वह बूढ़े बड़ी के साथ काम में जुट जाता और शाम को बाजार में जाकर अपनी बनाई हुई चीजें बेचता। अब वीरेश, जिसने कभी घमंड की ऊंचाई को छुआ था, अब विनम्रता के साथ मेहनत की सच्ची राह पर चल रहा था। आज भी वीरेश बाजार में खड़ा था, मगर आज कुछ अलग हुआ। एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसने वीरेश के हाथ से एक लकड़ी का बर्तन उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। सचमुच यह तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुमने इसे बनाया है? व्यापारी ने पूछा। वीरेश ने पहली बार घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। व्यापारी प्रभावित होकर बोला, तुम जैसे हुनरमंद लोग बहुत कीमती होते हैं। मैं तुमसे यह बर्तन खरीदना चाहता हूँ। बल्कि अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम भी कर सकते हो। वीरेश चकित रह गया। यह वही व्यापारियों की बिरादरी थी जो कल तक उसे दुत्कारती थी और आज उसके हाथ के हुनर की सराहना कर रही थी। रात को जब वह अपने झोपड़े में लौटा तो उसने सारी बात बूढ़े बड़ी को बताई। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाथों में अगर सिर्फ दौलत हो तो वह घमंड लाती है, मगर जब हाथों में हुनर हो तो वही हाथ सम्मान के काबिल बन जाते हैं। वीरेश ने सिर झुका लिया। आज पहली बार उसने सच्चाई को महसूस किया था। घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन मेहनत और हुनर उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। 2 साल बीत गए। वही वीरेश जो एक समय कुंदन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब एक माहिर बड़ी बन चुका था। उसके बनाए लकड़ी के बर्तन, खिलौने और सजावटी वस्तुएं अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि कुंदन नगर के बाजारों में भी मशहूर हो चुकी थी। उसका नाम अब दौलत से नहीं, बल्कि हुनर और ईमानदारी से जुड़ चुका था। मगर अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और अनुभव की रेखाएं थी। आज पहली बार वह वापस कुंदन नगर लौट रहा था। वही नगर जिसने उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। वही बाजार जहां कभी वह रेशमी वस्त्रों में घूमता था, आज वह वहां एक साधारण कारीगर की तरह जा रहा था। मगर इस बार वह खाली हाथ नहीं था। उसके साथ था उसका हुनर, मेहनत और एक बदला हुआ दिल। कुंदन नगर में उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अपने हाथों से बनी लकड़ी की चीजें बेचने लगा। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, मगर इस बार वह मुनाफे के पीछे नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब वह दुकान पर काम कर रहा था, उसकी नजर उसी बूढ़े बड़ी पर पड़ी जो बाजार से गुजर रहा था।
वीरेश तुरंत आगे बढ़ा, उसके पैर छू लिए और भावुक स्वर में बोला, बाबा आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। मैंने घमंड छोड़ दिया है और मेहनत को अपना लिया है। उसकी आंखों में आज सच्चाई और कृतज्ञता की चमक थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, घमंड तभी टूटता है जब इंसान को यह समझ में आ जाए कि वह सच में कुछ नहीं है, और वही समझ उसे सबसे बेहतर बना देती है। दूसरी ओर कुंदन नगर के सम्राट का दरबार लगा था। मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही थी। कुछ महीने पहले एक मंत्री ने सम्राट को बताया था, महाराज वही वीरेश जो कभी मुनाफाखोरी करता था, आज नगर का सबसे ईमानदार व्यापारी बन चुका है। वह लोगों को सिखाता है कि दौलत का घमंड कैसे बर्बाद करता है और मेहनत कैसे इंसान को दोबारा अमीर बनाती है। सम्राट यह सुनकर हैरान हुआ। उसने वीरेश को दरबार में बुलाया। जब वीरेश दरबार में पहुंचा, उसकी नजरें झुकी हुई थी। सम्राट ने सख्त स्वर में पूछा, वीरेश क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें इसी नगर से बेइज्जत करके निकाला गया था? वीरेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जान चुका हूँ कि घमंड की दीवार कितनी कमजोर होती है। सम्राट मुस्कुराया और कहा, पहले तुम सिर्फ एक धनवान व्यापारी थे पर ईमानदार नहीं थे। आज तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, ईमानदारी। और सच कहूं, यही असली धन है। मैं तुम्हें दोबारा कुंदन नगर में व्यापार करने की अनुमति देता हूं। लेकिन एक शर्त है, तुम अपना हुनर दूसरों को सिखाओगे और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ोगे। वीरेश ने भावुक होकर सिर झुका लिया और कहा, महाराज यही अब मेरा धर्म है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज मैं वादा करता हूँ कि अब घमंड को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक बार फिर वीरेश कुंदन नगर का सबसे मशहूर व्यापारी बन गया, मगर इस बार वह सिर्फ धनवान नहीं बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। अब उसकी दुकान पर हर दिन कई लोग आते, कुछ सामान खरीदने और कुछ उसकी बातें सुनने। वह सबको यही कहता, दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर हुनर वह हमेशा इंसान के साथ रहता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, मगर विनम्रता उसे फिर से खड़ा कर देती है। वही वीरेश जो कभी अहंकार में डूबा रहता था, आज नगर के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाता था, क्योंकि अब वह सचमुच एक बदला हुआ इंसान था। आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। घमंड के घोड़े पर सवार इंसान भले तेज दौड़ता हो, लेकिन उसका गिरना निश्चित होता है। सच्चा इंसान वह है जो घमंड को पास नहीं फटकने देता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता को अपना मार्ग बनाता है। ऐसे इंसान को सफलता न सिर्फ मिलती है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए।